तो आज कौन सा पाठ पढ़ने जा रहे? अक्षांश और देशांतर। देशांत नहीं, देशांतर रेखा। ठीक है। तो ये पढ़ने के पहले सबसे पहले हमें जानना होगा ग्लोब के बारे में। काय के बारे में? ग्लोब। तो ग्लोब तो अभी हमने बताया था कि कैसे बनाओगे ग्लोब। एक गेंद लो, उसे पृथ्वी के कलर में कलर करो। समुद्र की जगह कौन सा रंग करोगे? नीला। और जहाँ जमीन है वहाँ हरा। इसीलिए पृथ्वी को कहते हैं ना नीला ग्रह या हरा ग्रह। कहे कि जितने जंगल अंगल हैं सब हरे दिखाई दिए, और जहाँ पानी है तो वो नीला दिखाई देगा। तो उसका जब रंग के इस तरह से एक कील लगा के स्टैंड में लगा के जब इस तरह से तैयार कर देंगे, ये एक मॉडल बन गया। तो पृथ्वी के मॉडल को ग्लोब कहते हैं। पृथ्वी के मॉडल को, हाँ, ये है हमारा पृथ्वी का मॉडल। ठीक है। पृथ्वी के मॉडल को क्या कहते हैं? ग्लोब कहते। तो ग्लोब समझ गए। अब पृथ्वी बहुत बड़ा गोला है, और गोला में कोई कोना तो होता नहीं। कहते इधर वालो कोना, इधर वालो कोना, और ऊपर से ये घूमता हुआ ऐसे 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 घूमत रात है। तो तुम बता नहीं सकते हो कि हम पृथ्वी में कौन जगह पे हैं। तो कहें को कैसे जानो जाए? तो कुछ काल्पनिक रेखाएं, यानी मतलब वास्तव में खिंची नहीं है, कुछ काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पे बनाई गई। तो पहले हम चलते हैं अक्षांश रेखाओं की तरफ। तो एक रेखा ये मान लिया गया कि पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच होके ये जा रही है, और जो बिल्कुल बीचों बीच है तो बीच वाले को क्या बोला जाता है? मध्य। और ये क्या है? भूमि है, भू। तो देखो भू मध्य और रेखा खिंची है, तो इसे कहते हैं भू मध्य रेखा। तो जो बीचों बीच आर पार कर रही है पूरब से पश्चिम। हाँ, ये और देख लो कि हमारी कॉपी, किताब, चार्ट या दीवार या ज़मीन में यदि कहीं पूछी जाए कि दिशाएं बताओ, तो दिशाएं देखना ऐसे यदि हम करें तो ये दिशा होती है पूर्व। ठीक है। इधर वाली पश्चिम, ऊपर वाली उत्तर, और नीचे वाली दक्षिण। ये तो दिशाएं हो गई। तो ये कहो कि पूरब से पश्चिम की तरफ जो बीच से बिल्कुल रेखा खींची गई, उस रेखा क्या कहेंगे? उस रेखा को क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। तो पृथ्वी के बीचों बीच पूर्व से पश्चिम जो रेखा खींची है वो रेखा भूमध्य रेखा है। ठीक है। भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे दोनों तरफ रेखाएं खींची गई जो कि भूमध्य रेखा के समांतर है। समांतर का मतलब समझ रहे हो? सम अंतर, जिनके बीच की दूरी हर जगह बराबर, यहाँ भी इतनी, यहाँ भी इतनी, यहाँ भी इतनी, यहाँ भी इतनी। ठीक। तो ये जितनी रेखाएं खींची गई हैं, ये सब की सब रेखाओं को कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। अब ये जितनी खींची हैं, ये कौन सी रेखाएं हैं? अब कोई तुमसे पूछ ले सबसे बड़ी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। यही बीच में और सबसे बड़ी है, तो इसे क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा। अब हम बात करें कि ये होती कितनी हैं, कितनी सोची गई कि कितनी हो। तो देखो उन्होंने क्या कहा कि ये हो गया इसका बीच का केंद्र, और केंद्र से
यहाँ से 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, 5 अंश, 6 अंश और यहाँ तक कितने अंश बन गए? 90 अंश। तो हर अंश पे एक रेखा खींच दी गई। तो एक इधर हो गई, देखो 90 रेखाएं, ठीक है, इधर हो गई 90 रेखाएं। अब यहाँ से 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 5, 6, 7, 8 और यहाँ तक आत कितने हो गए? 90। तो देखो 90 तो आधे गोला में यानी उत्तरी गोलार्ध में 90, दक्षिणी गोलार्ध में 90 और बीच की एक ये, तो देख लो 90 धन 90 और धन 1 बराबर 181 रेखाएं हो गई। तो अक्षांश रेखाएं कितनी? 181। इनके कुछ गुण समझ लो। भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाने पे रेखाओं की लंबाई घटती है, भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ जाने पे घटती है, उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा तक आने पर रेखाओं बढ़ती जाती हैं और दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाओ तो बढ़ती जाती हैं। तो ये चीजें तुम्हें जब जवाब दे तो देख के, समझ के, सोच के देना है। रटना तो होता ही नहीं है, सब समझना ही तो है। तो अब बताओ अक्षांश रेखाएं सबको पता चल गई? कोई दिक्कत? अब देखो ऐसे 20 से ये धरती काट दिया जाए तो 2 गोला हो गए। गोला अर्ध मतलब आधे, जो उत्तर की तरफ है वो को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। ये तो आधो गोला यदि ऐसे करके आधो बनाए दो ऊपर की तरफ वालों, यही तो है। तो ये को कहिए ये उत्तरी गोलार्ध है और ये नीचे वालों कौन हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। तो गोलार्ध भी जान गए। गोलार्ध काहे कहते हैं? काहे कि वो आधो है तो अर्ध कह दे, गोलार्ध, गोला को आधो गोलार्ध। उत्तर की तरफ है तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की तरफ है तो दक्षिणी गोलार्ध। दिशाएं तो हमने बताई दी, नीचे वाली देखो दक्षिण हो, ऊपर वाली उत्तर हो। ऐसे यदि हम बोर्ड की तरफ या कॉपी की तरफ बैठ ले और मैं सीधे हाथ पे पूरब वही है, उल्टे हाथ पे पश्चिम, सर की तरफ उत्तर और पैरन की तरफ दक्षिण, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं की, ठीक है, देशांतर रेखाओं की। ऐसो करो, तुम खड़े हो, तुम ग्लोब उठाए लाओ, बाहर अंदर से लेके आओ। अब कुछ इसमें पूछना हो तो पूछ ले, नहीं पूछना आगे बढ़े, चलो ठीक। तो एक बार फिर नए सिरे से ग्लोब हो गया, अक्षांश रेखाएं हो गई, भूमध्य रेखा हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया, उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। लाओ तो ये हम जरा बिगाड़ते हैं, केवल पृथ्वी का ही चित्र बना रहने दें। ये है ग्लोब, काहे के मारे एको ग्लोब कहा था, इसे ग्लोब क्यों कहते हैं? ये पृथ्वी का मॉडल है, ये पृथ्वी है और ये अपनी धुरी पे ऐसे घूमती है। तो ये ऐसे ही अपनी पृथ्वी भी अपनी धुरी पे घूमती रहती है। ये तो हमने बताया था पृथ्वी कै तरह से घूमत है, 2 तरह से घूमत। पहली को नाम कहा है, यदि ऐसे ऐसे घूम रही है तो ये कहा है, ये अपनी जगह घूमने को क्या कहा जाता है? अपनी जगह में खड़े होने में क्या परिक्रमा हो जाती है? तो फिर कैसे परिक्रमण हुआ? परिभ्रमण, बिल्कुल सही। अपनी जगह पे ऐसे यदि घूम रही है तो परिभ्रमण,
ठीक है। और यदि यही हमारे चारों ओर ऐसे चक्कर लगाए रही, ऐसे ऐसे, तो क्या हो रहा? तो परिक्रमण। दो चीजें हो गई, परिभ्रमण और परिक्रमण। अच्छा, का ये भी बता सकते हो कि परिक्रमण से का होत और परिभ्रमण से का होत? परिक्रमा में जो होते हैं आसपास घूमते हैं, और परिभ्रमण होता अपनी तरफ। परिवर्तन क्या हो जाता है? अब पहले हम बात करें परिक्रमण परिभ्रमण की। परिभ्रमण देखो, धरती का हम परिभ्रमण कराएं, पृथ्वी का ये देखो परिभ्रमण हो रहा है, अपनी जगह घूम रही है, तो ये क्या है? परिभ्रमण। ठीक है। अब मान के चलो, मान लो ये सूरज है, यहाँ से लाइट आ रही है, तो क्या लाइट इधर हुई है? तो यही होता है कि पृथ्वी एक तरफ है, ठीक है, एक तरफ सूरज है, तो जिस तरफ सूरज है उधर धूप निकली है, धूप निकली है मतलब दिन है, दूसरी तरफ अंधेरा है मतलब रात है। अब यही जब घूमती है ऐसे 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 ऐसे, तो जिस तरफ दिन था उधर रात हो गई, और जिधर रात था तो उधर दिन हो गई। तो ये परिभ्रमण से दिन और रात होते हैं, और एक चक्कर लगाने में 24 घंटा। कभी 24 घंटा में एक दिन रात हो जात, एक दिन रात हो जात 24 घंटा में, तो एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लगते हैं। ठीक है ना? तो अब समझिए कि परिभ्रमण से क्या होता है? दिन और रात। ठीक है। अब ऐसे का हो, ऐसे ऐसे का हो, ऐसे सूर्य के चक्कर लगाती है, यानी परिक्रमा करती है, मतलब परिक्रमण है। ठीक है ना? ऐसे क्या हो? परिक्रमण से जब सूरज की परिक्रमा करती है तो कबहू सूरज के पास, कबहू सूरज से दूर। पास हुई है तो ज्यादा गर्मी लगी है, दूर हुई है तो सर्दी लगी है। और जब गर्मी हुई है तो जितो समुद्र में पानी है, तालाब में पानी है, ये सब पानी भाप बन के उड़ाता है। और जब सूरज से दूर जान लगत पृथ्वी, तो वो ठंडा भाप ठंडी होने लगत, बरसात होने लगत। मतलब जितने मौसम के परिवर्तन होते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये सब किसके कारण होते हैं? परिक्रमण के कारण। तो दोनों देखिए, परिभ्रमण से क्या हुआ था? दिन रात। परिक्रमण से क्या हुआ? मौसम बदले। अब तुमने देखा परिभ्रमण में तो 24 ही घंटा लगे, लेकिन जाड़े से जाड़ो दोबारा आन में कितो समय लगत? कितो लगत? एक जाड़े से दूसरो जाड़ो आन में कितो समय लग जाता? बहुत का मतलब कितना? 3 दिसंबर में सर्दी, 12 महीना, बिल्कुल सही है। 1 साल पूरा लगता है। मतलब एक परिक्रमण में 1 साल कहो या 365 दिन कहो, कहे कि 1 साल में 365 दिन हो, कबहू कबहू 366 हो हर 4 साल बाद। वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे कि वो कैसे हो। ठीक है। तो परिक्रमण भी जान गए, परिभ्रमण भी जान गए। परिक्रमण कितने दिन में होता है पता चल गया, परिभ्रमण भी पता चल गया है। परिक्रमण कितने दिन में? 365। परिभ्रमण कितने टाइम में? 24 घंटा में। ठीक है। अब बात ये है कि ये ग्लोब है, तो ऐसी ये बिल्कुल बीच वाली रेखा तो यही है, ये देखो, ये तो ये रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। ठीक है। एक ऊपर फिर ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, सब है। उत्तरी गोलार्ध में इधर ऐसी रेखाएं, दक्षिणी गोलार्ध में भी ये रेखाएं है ना। तो ये सारी ऐसी ऐसी वाली रेखाएं कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखा। ठीक है। अब हम बात कर लें देशांतर रेखाओं की। तो देखो, देशांतर रेखा जब हुआ क्या कि पूछा गया कि ऐसा है कि राजकुमार
कौन रेखा पे हैं? तो कहें ऐसा है कि ये है हमारी 23 अंश वाली रेखा। कितनी? 23 अंश। 23 अंश की रेखा पे राजकुमार रहा थे। तो 23 अंश की रेखा, अब तुम इसी में समझ लेना कि ये 23 अंश की रेखा मान लिया ये है, तो ई जगह राजकुमार मिली है कि ई जगह की ई जगह की ई जगह कहाँ मिली है? चारों तरफ ढूंढ रहे काय। एक बात बताओ कि हमने एक ये रेखा खींच दी ए में, कह दे ए में राजकुमार हैं, तो ए में कहा तुम बता सकत कि ई रेखा में राजकुमार कहाँ है? कहाँ बता सकत? भूमध्य रेखा के उत्तरी लेकिन वो छोटी जगह नहीं है, वो तो इतनी बड़ी जगह है कि तुम्हें कम से कम 2000 किलोमीटर की जगह में दिखाओ पड़ी है। और 2000 किलोमीटर तो तुम महीनों भर में न चल पाओ, तो कहाँ ढूंढ पाई हो? तो कहें ऐसा करो, अब ढूंढ नहीं पाए रहे हैं, अब कछु और रेखाएं बनाई जाएं। तो कहें रेखाएं बनाई जाएं, तो कहें कैसे बनाई जाए? तो कहें देखो, इनका ऊपर का सिरा भी गोल है, यूँ गोल है ऐसे। तो ये गोल में टोटल ये देखो इतो गोल में कितने अंश बन रहे हैं? संपूर्ण कोण है रहो है गोल, संपूर्ण कोण है रहो ना, तो 360 बन रहे हैं। तो यूँ में कहें कि हर एक अंश पे एक रेखा खींच दी जाए, तो उनने कहा करो कि यहाँ से हर एक अंश पे ऐसी रेखाएं बनाना चालू किया ऐसे। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रेखाएं खींच दी गई। कितनी रेखाएं खींची गई? संपूर्ण कोण 360। तो अब कोई पूछ ले कि देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 360। और अक्षांश रेखाएं कितनी थी? अक्षांश 181। अक्षांश रेखाएं 181 थी, देशांतर रेखाएं कितनी? 360। अब देखो, अब ई रेखा को हम मान लें ये है 60 अंश वाली। ये वाली रेखा कितने अंश वाली? 60 अंश वाली। और ई जगह राजकुमार रहा थे। तो अब बताओ जाइए कि राजकुमार कहाँ रहा थे? तो बताए दिए 23 अंश अक्षांश और 60 अंश देशांतर। अब यहाँ चले जाओ तो राजकुमार यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखो जगह निश्चित हो गई। अब यहाँ हुई है तो कहीं ऐसो है कि 180 अंश का देशांतर और 23 अंश अक्षांश, ये जगह मिल जाएंगे। ठीक है भाई, 360 वाली तो रेखाएं हुई है ना, 360 वाली में 360 रेखाएं हैं, तो सब एक एक अंश पे बनी है। तो 1 से लेकर 360 तक तो गिनो ही जाइए हैं। तो ये हो गई हमारी कौन सी रेखाएं? हाँ, तो जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं रेखाएं, उन्हें कौन सी रेखाएं कहते हैं? देशांतर। ठीक है, जो पूरब से पश्चिम जाती हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं वह देशांतर रेखाएं। 181 अक्षांश रेखाएं, 360 देशांतर रेखाएं। इतना क्लियर है? अब और एक चीज, देशांतर रेखा का छोटी बड़ी हो सकत? देखत हम एक हन से लेके हन तक नाप लो, फिर ऐसे घुमा के फिर हन से हन तक नाप लो, फिर ऐसे घुमा के हन से हन तक नाप लो, तो कम ज्यादा हो जाइए। तो सारी देशांतर रेखाएं सब बराबर होती हैं। हाँ बिल्कुल सही है, सारी देशांतर रेखाएं कैसी हैं? बराबर। जबकि अक्षांश रेखाएं कैसी थी?
उत्तरी ध्रुव की तरफ जाओ तो कम होने लगती थी, छोटी होने लगती थी। दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाओ तब भी छोटी होने लगती थी। तो देशांतर रेखाओं की तो लंबाई है वो बराबर है, अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती बढ़ती है। देशांतर रेखाएं ज्यादा हैं, अक्षांश रेखाएं कम है। इतना समझ में आया? तो अब तुम्हें ढूंढ सकते हैं। फोन में कहा था ना लोकेशन खोलो, फोन की लोकेशन। तो लोकेशन जब खुलती है तो तुम्हारा फोन वो में बताए देत करे कि हम कितने अक्षांश पे हैं और कितने देशांतर पे, हाल जान जात करे। जैसे कोई चोर है वो फोन ले पुलिस को नंबर दे जाए तो हाल चोर पकड़ लिए, काहे कि उनके पास मशीन है जहाँ वो मशीन में नंबर डाली है तो मशीन हाल बता दिए ये वालो फोन इतने अक्षांश पे और इतने देशांतर पे है और इतने अक्षांश इतने देशांतर पे बयारी परत है। तो हाल उनसे भजे चले जाइए बयारी और पकड़ लिए। तो इस तरह से अक्षांश देशांतर से हमारी लोकेशन पता चलत है। समझ गए? जैसे तुम्हारा गांव है ये एक लोकेशन पे, गांव में स्कूल है, स्कूल की अलग लोकेशन है। समझ गए? और जो आदमी फोन डाल के चलत रहा था तो उसकी लोकेशन बदलत रहा। जैसे कोई आदमी है चोर तो जैसे लेगो है तो अगर नंबर से तो उनको पता लगे कि कहाँ जाना है। वो केवल इतना दिखाएगा कि हम कहाँ हैं और तो कुछ नहीं बताएगा। वो तो इतना ही बताएगा कि हम कहाँ हैं और उठा के उसने बंद कर लिया तब बताए वो बंद हो जी। समझ रहे? वहाँ जब खोलेगा तब फिर तुरंत बता देगा हम ही जगह हैं। समझ गए? तो आज अक्षांश देशांतर हम लोगों ने समझा। अक्षांश देशांतर के अलावा पुराना वाला हमने परिक्रमण और परिभ्रमण भी समझ लिया। परिक्रमण से क्या होता है और परिभ्रमण से क्या होता है ये भी हमने समझा। ठीक है ना? अब आगे इसमें तुम्हारे में पाठ में क्या है ये अब हम तुम्हें कल फिर बताएंगे हैं। तब तक का तुम अपना ये देखना जाके। ठीक है? ओके।